हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज से हम क्लास 12th में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 जिसका नाम है यूनिट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो बच्चों इसमें हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, ये चैप्टर नंबर 4 है। और मैग्नेटिज्म जो है ये चैप्टर नंबर 5 है। तो अब हम दो चैप्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ही नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि जब चार्ज मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? करंट। ओके, और उस करंट का हम मैग्नेटिज्म भी देखने को मिलेगा, या अनदर मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कंडक्टर का हम इंटरेक्शन देखेंगे। क्लियर? यस। तो मतलब इस चैप्टर में हम करंट से मैग्नेट की लड़ाई देखने वाले हैं एक तरीके से। मतलब मैग्नेट का और करंट का इंटरेक्शन भी हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमको पढ़ना है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? तो आइए हम कवर करते हैं सबसे पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए, ये डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है? इस डायग्राम से आपको कुछ चीज समझ में आ रही है? देखिए, यहाँ डायग्राम से ये सीखने लायक है कि यहाँ पर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। दिख रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर? इसमें ये करंट जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जा रही है? करंट जा रही है। और जैसे ही करंट जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट? और ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने 16th सेंचुरी के एंड में, यानी कि 17th सेंचुरी में करके दिखाया था। ठीक है ना? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक कार्डबोर्ड लिया था और कार्डबोर्ड में आयरन की फिलिंग्स डाल करके उनको अरेंज कर दिया था, ठीक ना, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। क्लियर? तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। यस। सो आपने इनपुट में क्या लिया? आपने इनपुट में लिया इलेक्ट्रिक करंट, और आपने आउटपुट में क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड। यस। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। क्लियर? सो इस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? तो इस इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोला करते हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। एक चीज और सुनिए, आखिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में और एक मैग्नेट में, एक्सटर्नल मैग्नेट में फोर्स क्यों लगता है? ये देखिए, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये चारों तरफ अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है बच्चों। तो ये चारों तरफ करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम बाहर से एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं, तो वो नॉर्थ साउथ मैग्नेट के जो पोल हैं, तो वो भी अपना एक फील्ड देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल, उनका भी फील्ड होता है। तो अब यहाँ पे बताइए, कितने फील्ड आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं? एक है कि दो है? दो फील्ड हैं, ठीक ना? एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर का प्रोड्यूस हुआ फील्ड है, और एक मैग्नेट का दिया हुआ फील्ड है कि नहीं है? तो दोनों फील्ड आपस में लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो लड़ाई करने को फिजिक्स में हम बोलते हैं इंटरेक्ट करना। क्या करना? इंटरेक्ट करना, इंटरेक्शन। तो ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो उस इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप ट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्सन भी हो सकता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या एक्सर्ट होगा? फोर्स एक्सर्ट होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड फोर्स अपॉन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कहलाएगी ये बात? फोर्स ऑन अ
करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर की नॉट क्लियर? तो फिर से मैं बताऊंगा कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये लाइक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के आएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे दो दो फ्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक ये मैग्नेट का है, राइट, और एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर का है। तो जब ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट होंगे, तो ड्यू टू द इंटरेक्शन क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? इसका पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी तक हमने ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट का एक ओवरव्यू देख लिया। फिर हमने ये बताया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर और एक मैग्नेटिक फील्ड आपस में लेके आए, तो उन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यस। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल दी जाती है। करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो हो रही है किसी डायरेक्शन में, तो बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल देंगे। क्लियर की नॉट क्लियर? यस। तो ये देखिए, करना क्या है, जैसे ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, फ्लो हो रही है, तो यू नो कि करंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है कंडक्टर में, है ना? यस। तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को ओरिएंट कर लीजिए। प्लेस योर थंब, ओके, योर और अपस्ट्रेट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में थंब को ओरिएंट करने के बाद आप ये देखिए कि आपकी उंगलियां जो हैं वो कैसे मुड़ रही हैं। तो ये आपकी उंगलियां देखिए अंदर की ओर आ रही हैं, आ रही हैं। सेम पैटर्न में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके अक्रॉस में, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर की ओर जाएंगी और पीछे से होके इस तरफ से बाहर की ओर निकलेंगी। क्लियर की नॉट क्लियर? तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से? इस तरीके से क्रिएट होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में बनेगा। ठीक है? तो ये जो फील्ड बन रहा है, यदि आप यहाँ पे देखें, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फील्ड? ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों है एंटी क्लॉकवाइज? ये देखिए, यहाँ पे 6 बजते हैं घड़ी में, तो यहाँ पे क्या बजेंगे? 5 बजेंगे, राइट? तो 6 से आप 5 की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्लॉक के अपोजिट बढ़ रहे हैं कि क्लॉक के साथ बढ़ रहे हैं? क्लॉक के अपोजिट बढ़ रहे हैं। तो ऊपर वाला जो, ये जो यहाँ पे फील्ड डेवलप होगा, इस सेंस को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर की नॉट क्लियर? ये जो सेंस कहलाएगा, ये कौन सा कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखिए इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फील्ड क्रिएट होगा, राइट? ओके। अब एक मैं ट्रिक आपको और बताता हूं। देखिए, वैसे तो हम लिखते हैं एंटी क्लॉक, लिखते हैं, बट इस एंटी को आप मेरे कहने पर एंटी लिखिए। क्या लिखिए? एंटी। अब ये देखिए, एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ हो सकता है, बिल्कुल। तो याद रखिए कि जो ऊपर वाला यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी एंटी क्लॉकवाइज में, कौन सी डेवलप होगी? नॉर्थ। कौन सी डेवलप होगी? नॉर्थ। क्लियर की नॉट क्लियर? देखिए, मैंने ये कहा कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? है कि नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो यहाँ पे है करंट कंडक्टर के अक्रॉस में, कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने कहा है कि ANTI ना लिख करके NT लिख दें, राइट? ट्रिक है ये। अब ये देखिए देखिए कि NT में N आ रहा कि S आ रहा? N आ रहा है। N मतलब नॉर्थ पोल, N मतलब नॉर्थ पोल। मतलब इसमें ऊपर की तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर की नॉट क्लियर? क्योंकि ऊपर की तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। अगर आप यहां से देखेंगे सामने से, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, इसलिए कौन सा पोल बनेगा? ये नॉर्थ पोल। क्लियर की नॉट नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो आप अपने राइट हैंड से इसको कर्ल करेंगे,
तो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा ये जो ऊपर वाली पोलैरिटी डेवलप होगी, अगर हम किसी एक छल्ले को ले लें, तो ऊपर वाला जो पोल डेवलप होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ। क्लियर? हाँ। तो इस लूप में अगर ऊपर वाला पोल जो होगा वो नॉर्थ होगा और नीचे वाला साउथ होगा। चलिए अभी इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए जब हम लोग सिंपल एक सिंगल लूप लेंगे तब हम आपको बता देंगे कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। अभी फिलहाल केवल आप ये जानिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द कर्ल ऑफ योर फिंगर दी जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द कर्ल ऑफ योर फिंगर दी जाएगी। ठीक है। सो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद डायरेक्शन पता करने का तरीका। डायरेक्शन आपने किससे पता करी है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके। तो राइट हैंड थंब रूल से आप किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के फ्लो इसमें करंट होने पर आप उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। डन? यस। यदि आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस तरीके का, ये देखिए, डाउनवर्ड। ओके। तो आपको अब अपने अंगूठे को कुछ डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा, राइट? तो आपकी उंगलियां कैसे होंगी, यदि आप अपने अंगूठे को डाउनवर्ड करें करके देखिए, तो आपकी उंगलियां इस तरफ से ग्रैप करेंगी इसको, यस और नो? इधर से तो आपका जो फील्ड आएगा इस समय एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगा, कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। यस, तो इस समय आपका फील्ड जो है क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, that is flow of electric charge, produces magnetic effect in the space around the conductor, it is called magnetic strength or magnetic field or simply magnetic field। क्लियर हो गया? अगर किसी कंडक्टर के चारों तरफ आप करंट फ्लो करते हैं तो उसके कंडक्टर के रीजन में एक फील्ड डेवलप हो जाएगा, दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आइए ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ओरस्टेड ने एक बैटरी ले ली, यहाँ पे आपके सामने एक बैटरी दिख रही है, और बैटरी लेकर के ये सर्किट कंप्लीट कर दिया रिहोस्टेड करंट को वेरी करने के लिए। ठीक है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया, उसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दी। निडल से पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? अभी की ओपन है, देखिए अभी की क्या है, ओपन। ओपन मतलब करंट जीरो है, करंट जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। देखिए आपके सामने मैंने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, बी। सो बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता था जो प्रेजेंस बताता था इलेक्ट्रिक फील्ड की, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, बी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस बताएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस बताएगा। आइए देखते हैं तो किस तरीके से ये सेटअप काम करता है। तो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। अभी तक स्विच ओपन है, मतलब करंट जीरो है, और करंट जीरो होने पर क्या जीरो है, बताइए बच्चों, क्या जीरो, करंट जीरो होने पर? बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो है। अब आइए देखिए, हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा, हमको करंट ऑन करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे स्विच हमने इंसर्ट कर दिया, तो जैसे ही आप देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे प्लग, यहाँ पे हमने क्लोज किया, अभी तक ओपन था, अब ये क्लोज हो चुका है, मतलब कनेक्शन हो चुका है। तो जैसे ही कनेक्शन हुआ आप देखिए तो क्या हुआ, निडल डिस्प्लेस हो गई कि नहीं हो गई? उसका रीजन ये है कि जैसे ही कंडक्टर से करंट जाना शुरू होती है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वो मैग्नेटिक फील्ड एक नीचे जो कंडक्टर रखा हुआ है, सॉरी नीचे जो मैग्नेटिक निडल रखी हुई है, वो खुद में एक मैग्नेट है। यस और नो? तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जो नीचे एक निडल रखी हुई है उस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, राइट? जिसके कारण ये निडल क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, राइट? ओके। सो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अब हम और ऑब्जर्वेशन करते हैं, बट पहले ऑब्जर्वेशन का हम स्टेटमेंट कर लेते हैं।
When current was allowed to flow through a wire placed parallel to the axis of a magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position. क्लियर कि नॉट क्लियर? इससे क्या ऑब्जर्वेशन आया कि जैसे ही करंट फ्लो होगी वैसे ही बी स्टैब्लिश हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट? मींस नो करंट नो फील्ड, और जैसे ही करंट फ्लो होगी फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा, राइट? चलिए देखिए, इसमें मैंने क्या चेंज किया है, यहां पर मैंने बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी है। आप ध्यान से देखें, पहले ये प्लस था और ये माइनस था, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके यहाँ पर गलत बना रखा है ना, डायरेक्शन यहाँ पे करंट की अपोजिट होगी, डाउनवर्ड, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? ओके 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 ओके, नहीं नहीं नहीं, कोई गलत उन्होंने नहीं बनाया, गलत तो हमने किया है। प्लस ये है तो करंट ये जा रही है, ये जा रही, नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही किया, तो हमारा भी तो एरो ऊपर ही है, ठीक ना? एरो हमारा कैसा है, ऊपर ही है, ये देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट यहां से निकलेगी और इधर पे इंटर करेगी, राइट? प्लस इलेक्ट्रोड से निकलती है और माइनस इलेक्ट्रोड में इंटर करती है, राइट? तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब हमने बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, अब ये प्लस ऊपर है और ये माइनस नीचे है, मतलब अब करंट यूं जा रही है टॉप टू बॉटम। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अभी आपने बताया था कि मैंने आपको पोलरिटी बताई थी, डायरेक्शन बताई थी, कि पहले अगर अपवर्ड करंट जाएगी तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज फील्ड की, और अगर डाउनवर्ड करंट जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने करंट की डायरेक्शन चेंज करी और स्विच ऑन किया, तो देखिए निडल का डिफ्लेक्शन बदल गया, बदल गया कि नहीं बदल गया? यस। इससे क्या समझ में आता है कि जैसे ही आप डायरेक्शन ऑफ करंट बदल देंगे वैसे फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। When the current was reversed through the wire, the needle was found to be deflect in the opposite direction. Done? तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? On changing the direction of current, the direction of field will be changed. दो रूल्स पता चल गए, एक, जब तक करंट रहेगी तब तक फील्ड स्टैब्लिश होता रहेगा, दूसरा, जैसे ही आप करंट की डायरेक्शन बदल देंगे वैसे ही फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। डन? बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के रूल क्या हैं। सो सबसे पहला है एम्पियर स्विमिंग रूल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, है ना? ये जो रूल है ये केवल इस चीज को पता करने के लिए है कि ये जो है, ये जो निडल आपको दिख रही है, ये निडल की डायरेक्शन कैसे होगी चेंज, ये देखिए ये जो निडल की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ये चीज बताने के लिए। तो ये चीज किससे पता चलती है, ये स्विमिंग रूल से पता चलेगी। क्लियर? ये किससे पता चलेगी, स्विमिंग रूल से। ओके, चलिए आइए देखते हैं, तो स्विमिंग रूल को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है एम्पियर स्विमिंग रूल। इमेजिन अ मैन वो स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप मान लीजिए कि एक बंदा है जो करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है, जैसे ये करंट इस कंडक्टर में जा रही है, राइट? इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक बंदा है जो कि ऐसे तैर रहा है, ये यहां से यहां जा रहा है ना, तैरते हुए। बताओ तैरेगा कि नहीं तैरेगा? ओके, सो एज imagining a man who swim in the direction of current from साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना, साउथ से लेके नॉर्थ, फेसिंग अ मैग्नेटिक निडल केप्ट अंडर हिम सच दैट द करंट एंटर्स इज हिज फीट। क्लियर हो गया? मतलब देखिए इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और इस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रहा है, और आपने इसके नीचे एक मैग्नेटिक निडल रख दी है, ठीक है? आपने इसके नीचे क्या रख दी है, एक मैग्नेटिक निडल रख दी है, देखिए, फेसिंग अ मैग्नेटिक निडल केप्ट अंडर हिम, इसके बॉडी के अंदर जो है एक मैग्नेटिक निडल रख दी है। अब बेटा अगर मैग्नेटिक निडल इसकी बॉडी के अंदर है नेचुरल केस में, तो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल कहाँ होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में, और साउथ पोल कहाँ होगा, साउथ की डायरेक्शन में। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो निडल kept under him such that the current enters as his feet, then the north pole of the needle will deflect towards his left hand. तो यहां
जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इधर हो रही है ना, आगे की तरफ, बोलिए हाँ है ना। तो ये जो है इसकी लेफ्ट हैंड की तरफ डायरेक्शन, तो ये बंदे का जब ये तैर रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड कहाँ है, इधर है कि नहीं है। तो ये ऊपर नहीं बोलेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में होगा, ऊपर क्यों होगा, लेफ्ट हैंड राइट में तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो निडल है ये किस तरफ टिल्ट हो जाएगी, इस तरफ टिल्ट हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर, मतलब नॉर्थ यहाँ चला जाएगा निडल का और साउथ यहाँ चला जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। अभी अभी जो मैंने पीछे बताया था ये देखिए, ये इसी डायग्राम में देख लीजिए आप, ये इस डायग्राम में। अब ये बंदा जो है इस डायरेक्शन में तैर रहा है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है ना। और करंट की डायरेक्शन में हमने निडल ये नॉर्थ रखा है, ये साउथ रखा है, मतलब ओरिजिनली निडल ये थी। जब ये तैर के इस तरफ से आएगा तो इसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, यहाँ होगा ना बेटा। तो लेफ्ट हैंड की तरफ निडल मुड़ गई, ये देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ, जैसे हमने लगाया ये लेफ्ट हैंड की तरफ आ गई। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो यही रूल आपका कहलाता है एम्पियर स्विमिंग रूल। आइए पढ़ते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डायग्राम में देख लीजिए, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, पीछे की तरफ ईस्ट वेस्ट आपने देख लिया है। अब ये एक बंदा जो है इस डायरेक्शन में तैर रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर इसी के अंदर हमने मान लिया एक निडल प्लेस कर दी है। तो अगर जैसे ही करंट फ्लो करेंगे, ये देखिए आपने करंट फ्लो करी, तो इसका जो निडल का नॉर्थ एंड है वो कहाँ की ओर जाएगा, लेफ्ट की तरफ। नॉर्थ पोल किस तरफ जाएगा, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। क्लियर की नॉट क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल, राइट। यस। अब सेकेंड बात करते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। यस। तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि ये मान लीजिए कि किसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है, राइट। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो अभी तो आपने थंब रूल से देख लिया था इसी बात को। अब इस डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो रही है, आप ये मान लीजिए कि कोई स्क्रू रखा हुआ है इस तरीके से इसी डायरेक्शन में, ये स्क्रू है बेटा, ठीक है। अब ये बताइए, आप चाहते हैं कि ये स्क्रू आप ऊपर की तरफ मूव करें करंट की डायरेक्शन में, यस और नो। तो आपको इसको कैसे घुमाना पड़ेगा, आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा, ऐसे ही घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, यस और नो। तभी तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, यस और नो। हाँ, तो मतलब इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंड स्क्रू रूल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मतलब यदि फॉरवर्ड मूवमेंट की डायरेक्शन में करंट है, ठीक ना, आगे बढ़ने की डायरेक्शन में यदि करंट है, करंट थ्रू अ लीनियर कंडक्टर, देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होगा वो किसका होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का होगा, राइट। तो इससे इजी तो अपना राइट हैंड थंब रूल है कि डायरेक्टली थंब को अरेंज करो और ऐसे ऐसे अपनी लाइंस ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी, यस और नो। बट दोनों एक ही चीज को दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्शन करंट करंट इसके एडवांसमेंट के डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जैसे आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो आप इसको रोटेट आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर की नॉट क्लियर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के छल्ले बनेंगे वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के छल्ले बनेंगे। क्लियर। तो ये मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल कहलाता है, या इसी को राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं, ठीक ना। बट इससे भी सरल अपना थंब रूल है। क्लियर। हाँ। सो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इफ द फॉरवर्ड मोशन ऑफ एन इमेजिनरी राइट हैंडेड स्क्रू रूल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट for linear conductor, then the direction of the rotation of the screw gives the direction of the magnetic lines of forces around the conductor। ठीक है। अब देखिए यदि हम इसको पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, खोल रहे हैं, यदि यदि हम इसको खोल रहे हैं, तो ये जो है मतलब करंट की डायरेक्शन में एडवांस, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, बताइए, स्क्रू खोलने पर, है ना। जैसे आप इस किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है, उसी स्क्रू को खोलते तो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ। समझ पाए आप इस बात को, नहीं समझ पाए। मान लीजिए आपके घर में
कोई छत है और छत में यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। अब आप इसको नीचे से टाइट कर रहे हैं, है ना? तो आपको अपने पेचकस को या स्क्रू ड्राइवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तब वो ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? और अगर आप उसको नीचे की डायरेक्शन में लेकर के आ रहे हैं तो आपको कैसे घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। यस, तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रू जो है नीचे की तरफ करंट फ्लो यदि मानेंगे या स्क्रू को हम मानेंगे कि नीचे की तरफ एडवांस हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी? क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। तो ये लॉज आपने देख लिए। अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्विमिंग रूल में करंट की डायरेक्शन थी। तो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है। हम्म। तो करंट की डायरेक्शन ये है तो स्विमर कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्विमर जब नीचे की तरफ होगा तो ये इसका नॉर्थ इस तरफ बन जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। ठीक है ना? तो इधर मूव कर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब पढ़ते हैं सबसे सरल रूल जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। इसी को कर्ल रूल बोलते हैं, राइट? सो स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब की डायरेक्शन में अपने करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को स्ट्रेच कर लीजिए। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड in the right hand such that the thumb point in the direction of the current, then the tip of the finger encircling the conductor will give then the tips of the finger encircling the conductor will give the direction of the magnetic lines of forces। मतलब आपकी उंगलियां जैसे घूम रही हैं वो बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड क्या है। यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाएगा फिर पीछे से बाहर निकलेगा, मतलब दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो ये है राइट हैंड थंब रूल। डन। सो ये तीन मेजर रूल हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट पहले बताए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करने के लिए है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ पे हम थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप का देखते हैं राइट हैंड थंब रूल का। हम्म। थंब रूल का आप राइट हैंड थंब रूल कह लीजिए या इसको रोस्टेड एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कर लीजिए। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक वायर है, राइट? ये करंट कैरिंग वायर आपने ले रखा है, जो ओरस्टेड ने लिया था। इसमें डायरेक्शन करंट की अपवर्ड है और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा रखा है। ठीक है। यहाँ पे एक कार्डबोर्ड भाई साहब आपने लगा रखा है। ठीक है। अब मुझे कंडक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा कि आपको लगे कि ये निकल रहा है कार्डबोर्ड के अंदर से। तो थोड़ा सा डाइंग ड्राइंग अच्छी कर दूं मैं। ये लीजिए। ये देखिए, अब समझ में आ रहा है कि कंडक्टर यहाँ से निकल रहा है। क्लियर ना? हाँ, ये कार्डबोर्ड को फोड़ करके हाँ, कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड को फोड़ करके ये कंडक्टर निकल रहा है। क्लियर? अब देखिए, ये कंडक्टर में आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके सामने जैसे पेन है, पेन को ऊपर रख लीजिए, सामने रख लीजिए अपनी आंखों के। और पेन को अपनी आंखों के सामने रखने के बाद इसमें करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को लगाइए और देखिए उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं। तो आपकी उंगलियां जो हैं इधर से बाहर आ रही होंगी और यहाँ अंदर जा रही हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आपका बन रहा है। तो इस तरीके से फील्ड रन होगा। ठीक है ना? ये देखिए, यहां से बाहर आएगा और यहाँ पे अंदर जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है। तो अब इस चीज को समझिए कि अगर मैं पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए यहां पर फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है ना?
इस पॉइंट पर फील्ड जो है अंदर की ओर जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर फील्ड अंदर की ओर जा रहा है उसको बोलते हैं हम क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्योंकि यहाँ पे एरो जो है पीछे इसको अंदर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? क्रॉस बनेगा। क्लियर हो रहा है? हम्म। तो ये जहाँ पे फील्ड अंदर की ओर जाएगा उसको हम क्रॉस पॉइंट बोलते हैं, और यहां से फिर पीछे से फील्ड बाहर की ओर आएगा तो यहां हम डॉट लेते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। ठीक है? क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तो आपकी आंखों के सामने यदि मैं यहाँ पे एक प्लेन पेपर रख दूं, व्हाइट कलर का पेपर रख दूं, इस अ, इसके लेवल पे, इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है ना? अगर मैं एक व्हाइट पेपर रख दूं आपकी आंखों के सामने, तो फील्ड जो है यहां पर उस पेपर को फोड़ते हुए बाहर की ओर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब एक एरो बाहर की ओर निकलेगा, और यहां फिर वो अंदर की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब यहां पर फील्ड क्या होगा? इनवर्ड। और यहां पर फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड। क्लियर? अब हम ऐसे बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स निकलेंगे यहां पे। इस पॉइंट पर भी फील्ड बाहर की ओर आएगा, और फिर यहां से पूरा राउंड शेप होते हुए, सर्कुलर पाथ होते हुए ऐसे जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर किसी भी पॉइंट पर आपको फील्ड की डायरेक्शन चाहिए है, तो आप क्या करिए? उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दीजिए। क्या खींच दीजिए? टेंजेंट। जैसे मान ली एग्जैक्टली आपको बिल्कुल यहाँ पे जहां पे फील्ड पेपर को क्रॉस कर रहा है वहां पे यार, तो देखिए फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? बिल्कुल आपके सामने, आपके छाती की तरफ। क्लियर? और यदि इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो बिल्कुल कहाँ होगी? आपकी स्क्रीन को फोड़ते हुए अंदर की तरफ। होगी कि नहीं होगी? मतलब देखा जाए तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके सामने दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। क्लियर? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड द पेपर। और ये कैसी जाएगी? इनवर्ड। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी होगी फील्ड की? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। ये देख लीजिए। और अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो ईस्ट की तरफ जाएगी डायरेक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? और पीछे वाले पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वेस्ट की तरफ। एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये फील्ड की डायरेक्शन है। मतलब इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन आपको फील्ड की पता करने के लिए क्या खींचना चाहिए? टेंजेंट खींचना चाहिए। यस। ओके, सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया? सो टेंजेंट एट कर्व, कोई भी टेंजेंट आप खींचोगे कर्व पे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? दैट विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, एट दैट पॉइंट। यस। अब देखिए, इस सब चीजों के झमेले से बचने के लिए एक रूल और आया जो डायरेक्टली आपको डायरेक्शन दे देता है। दैट इज कॉल्ड पाम रूल। क्या बोलते हैं बेटा? पाम रूल। हाँ, हाथ की जो हथेली होती है उसका लॉ, ठीक है ना? तो उसका लॉ ये कहता है बेटा कि आप जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में अंगूठे को अलोंग करके, जैसे ये करंट डायरेक्शन में ऊपर है, राइट? तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा लगा करके, जैसे आप अपनी पेन ले लीजिए और पेन की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रख करके अपनी हथेली को पूरा खोल दीजिए। बिल्कुल इस तरीके से आपकी पाम बनेगी मेरे ख्याल से। ड्राइंग मेरी बहुत गंदी है, इसलिए हाथ, पैर के हाथ बन जाए, पंजे बन जाए तो वो नहीं करिएगा। ये देखिए, ये आपने पाम बना दिया। क्लियर? अब देखिए करंट की डायरेक्शन में जितने पॉइंट आपकी कलाई की तरफ आ रहे हैं, पीछे की तरफ, समझ गए ना? उन सब पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी इनवर्ड, चाहे जहां भी हो। क्लियर हो गया? मतलब उनमें सब में लाइंस पीछे से आ करके
अंदर फोड़ के घुसेगी लाइंस ऑफ फोर्सेस। यस और नो? फील कर पा रहे हैं? कोरिलेट कर पा रहे हैं हम रूल से? यस। और ये जितने भी पॉइंट इस तरफ होंगे अंगूठे के लेफ्ट में, कह लीजिए इस पर्टिकुलर केस में, इन पे सब में फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर। क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो ये करंट की डायरेक्शन में है, तो इधर जितने भी, जैसे इसको आप पकड़ेंगे अंगूठे से और अपनी पाम खोलेंगे, तो इधर के सारे पॉइंट में फील्ड आउटवर्ड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और इधर के जितने भी पॉइंट होंगे सब में फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। होगा कि नहीं होगा? सो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड पाम रूल। तो पाम रूल से आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं किसी गिवन प्लेन में, कि उस प्लेन में जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, यदि करंट की डायरेक्शन नीचे जा रही है तो अपने अंगूठे को नीचे रखिए। अब जैसे ही आपने अंगूठे को नीचे रखा, तो आपकी उंगलियां किस तरफ हो जाएंगी बेटा? इस तरफ हो जाएंगी। यस और नो? ठीक है? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये जो उंगलियां आपकी इस तरफ हो रही हैं, इस तरफ का मतलब फील्ड कहाँ होगा? यहाँ आउटवर्ड होगा। और इस तरफ क्या होगा? इनवर्ड होगा। समझ पा रहे हैं आप? और वैसे भी आप राइट हैंड रूल से देख लीजिए, अपने अंगूठे को नीचे रखिए, तो देखिए जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो इस तरीके से आएंगी, और यहाँ बाहर की ओर निकलेंगी और इधर अंदर की ओर जाएंगी। क्लियर? तो इस तरफ राइट वाले में जितने भी पॉइंट होंगे सब में फील्ड आउटवर्ड मिलेगा, और लेफ्ट वाले में जितने भी होंगे सब में फील्ड इनवर्ड मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो ये अपना कहलाता है राइट हैंड पाम रूल। ठीक ना? इसका बहुत यूज है फील्ड की डायरेक्शन पता करने में। ठीक है बच्चों? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है हमारे लिए, जिसका नाम है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसका नाम है बायोट सेवर्ट लॉ। क्लियर है? इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ, और ये एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आइए करते हैं। राइट हैंड थंब रूल तो हमने कर लिया है, अब हम करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ, या इसे बायो सेवर्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? बायो और सेवर्ट दो अलग अलग फिजिक्स थे, दोनों ने मिल करके ये लॉ दिया, इसलिए इसको बायोट सेवर्ट्स लॉ बोलते हैं। चलिए, बायोट सेवर्ट लॉ क्या है? एक किसी भी लेंथ के कंडक्टर के लिए आप यदि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, सो दैट उस लॉ के, उसके लिए फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपको बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? सो ये आपके पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, आपको पता है कि जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेंगे तब तक फील्ड का नामो निशान नहीं होगा। सो आइए, लेट अस फ्लो द करंट आई। क्लियर बेटा? यू कैन सी एक कंटिन्यूअस कंडक्टर है, जिसकी डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग मोमेंट पे। ये स्ट्रेट कंडक्टर भी नहीं है, अलग अलग मोमेंट पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। बोलिए हाँ है ना? तो हम इसको एक एलिमेंटल लेंथ, छोटी सी लेंथ ले लेते हैं, हल्का सा एक लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं, राइट? और उस लेंथ एलिमेंट के कारण हम अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और बाद में हम फील्ड का टोटल कर देंगे। क्या ये अप्रोच आपको सही लगती है? हम क्या करने वाले हैं, बताइए जरा। हम ये करने वाले हैं कि हम इस बड़े से कंडक्टर में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम ले लेंगे, छोटी सी लेंथ ले लेंगे, और उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, राइट? हाँ, उसकी हेल्प लेके पहले हम छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे उसका, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डीबी। है ना? वैसे टोटल का बी होता है, तो उसका हम क्या मानेंगे? डीबी, राइट? छोटा सा। अब वो क्योंकि डीबी है और वो छोटे से एलिमेंट का है, तो हम टोटल के लिए, क्योंकि करंट कंडक्टर कंटिन्यूअस है, तो हम उस डीबी को इंटीग्रेट कर सकते हैं और पूरा हमारे पास आ जाएगा। यस कि नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अप्रोच ये कह रही है कि हम, ये कंडक्टर है हमारे पास, हम इस कंडक्टर में छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें करंट जा रही है। करंट तो पूरे कंडक्टर से जाएगी, सपोज आई, तो इस पार्ट से भी आई जाएगी। यस और नो? अगर पूरे कंडक्टर की लेंथ एल है,
तो इसमें हम छोटा सा लेंथ ले लेते हैं एंड वी कैन कंसिडर इट डीएल, राइट। और इस छोटे से कंडक्टर के कारण हम यहाँ पर या यहाँ पर जहां आप कहेंगे, जिस पॉइंट पर कहेंगे, सपोज आपने ये पॉइंट लिया, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर हम फील्ड निकालेंगे। तो पहले तो मुझे ये बताइए बच्चों कि इस पॉइंट पर इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा? बिल्कुल सही, वेरी गुड। क्योंकि देखिए ये अगर हम अंगूठा इसके ऊपर रखेंगे तो इस तरफ जो है हमारी पाम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और पाम जिस तरफ आती है फील्ड क्या होता है, इनवर्ड होता है। तो यहाँ पर फील्ड कैसा होगा, इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स क्रॉस। और यहाँ पर इस कंडक्टर के कारण, अगर इस कंडक्टर की इससे पक्का कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, वी कैन कंसीडर इट द डिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर, तो छोटा सा फील्ड आएगा डीबी, आएगा कि नहीं आएगा? वो डीबी हम फील्ड निकालेंगे एंड फाइनली हम डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको बी मिल जाएंगे। छोटे से मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम पूरी लेंथ के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, यस और नो, तो हमें टोटल फील्ड मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? भाई फिजिक्स में ऐसे ही तो करते थे हम लोग पहले 11th क्लास में। हम छोटा सा लेंथ निकालते थे, छोटा सा वैल्यू निकालते थे और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते थे। अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने डी डब्ल्यू निकाला और बाद में हमको वर्क डन निकालना था तो हमने डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिया, यस कि नो? हमने डी फाई निकाला और बाद में हमको पूरे सरफेस का निकालना था, फाई निकालना था, तो हमने डी फाई को इंटीग्रेट किया। तो ऐसे डी भी निकाल करके हम पूरे लेंथ के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कर लेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यही हमको करना है, आइए करते हैं इसको। सो फर्स्ट वी हैव अ लेंथ, एल लेंथ का एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर हमें पॉइंट पी पर जो राइट साइड में इसके एट ए डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो तब बात होगी जब हम एक करंट एलिमेंट लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस लें तो किससे लें, करंट एलिमेंट से लेंगे। तो अभी हमने करंट एलिमेंट अभी लिया नहीं है, जब ले लेंगे तब डिस्टेंस की बात करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी पी बिकॉज ऑफ दिस होल कंडक्टर। इस पूरे कंडक्टर के कारण हमको करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, राइट? ओके, कंसीडर अ डीएल लेंथ एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड लेंथ एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? लेंथ एलिमेंट। तो ये लेंथ एलिमेंट है जिसको हमने कंसीडर किया है, इसकी लेंथ है डीएल। क्लियर? बेटा अगर लेंथ एलिमेंट में उसी डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो हो जाए, ये देखिए मैं करंट बता रहा हूं, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन में, लेंथ एलिमेंट में करंट फ्लो होने पर एक नई क्वांटिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। क्या बनती है बच्चों? करंट। डीएल क्या है? डीएल इज कॉल्ड लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट या एलिमेंटल लेंथ, ठीक है? एलिमेंटल लेंथ मतलब छोटी सी लेंथ। क्लियर है? डीएल का मतलब लेंथ एलिमेंट है। और जैसे ही आपने इसमें से करंट फ्लो हुई तो क्या बन जाता है? करंट एलिमेंट, आईडीएल, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो याद रखिएगा करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है। याद रहेगा आप लोग को? करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड तो लेंथ के इक्वल होता है, बट इसकी डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन में होती है। सो करंट एलिमेंट की फुल वैल्यू क्या होगी बेटा? आइडियल वेक्टर, वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। ये करंट एलिमेंट आ चुका है, इससे हमें ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, यस, इस पॉइंट पी पर। तो हम इस एलिमेंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे और सपोज ये डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर। क्लियर हो गया? स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस आर होगी, बट डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन भी कोई है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आर वेक्टर। ओके, तो इसका जो वेक्टर है वो हमने ले लिया है एंड दैट वेक्टर वी हैव कंसीडर्ड एज आर वेक्टर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
तो ये हमने आर वेक्टर कंसिडर कर लिया है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, बट उसके पहले देखिए ये जो आर वेक्टर है ये इस लेंथ एलिमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखिए थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो अब यदि दो पॉइंट है हमारे पास, यदि मैं कहूं पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर ये जो बैठा हुआ है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? ये जो पॉइंट पी है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बताइए? कैसी होगी? अंदर की ओर। कैसी होगी? अंदर की ओर, इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। होगी कि नहीं होगी? ये देखिए इस तरफ से फील्ड अंदर आएगा, और इस पे कैसी होगी? बाहर की ओर। क्लियर? हाँ, दो पॉइंट है, हम यहाँ पे दो पॉइंट पे एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि डेरिवेशन एक का ही निकालेंगे। तो आर वेक्टर पर ये पॉइंट पी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? ओके, अब देखिए अब हमको बताना है कि जो dB है वो किन किन चीजों पे वेरी करता है। यस, so the strength of magnetic field dB due to a small current element carrying a current I at a point P at a distance R from the element is directly proportional to I. बेटा पहला पैरामीटर बनाएंगे, dB is directly proportional to I. Clear? Second, dB is directly proportional to dl, right? Proportional to dl. dl means length of a current element. Okay, dB is directly proportional to sin theta. क्लियर है बेटा? sin थीटा आने से मन में एक बात क्लियर हो गई कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो dB मैक्सिमम होगा, मतलब कि करंट एलिमेंट के एकदम सामने 90 डिग्री पर फील्ड मैक्सिमम निकलेगा। क्लियर? हाँ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। यस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर कि नॉट क्लियर? अच्छा, थीटा किसका किसका एंगल है बता सकते हैं? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? हाँ, आई करेंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल, दिस इज थीटा। क्लियर बच्चों? चलिए, तो क्या क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, dB प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, एंड dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, चारों को मर्ज कर दीजिए। dB इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा अपॉन r²। यस कि नो? यस, डेफिनेटली कांस्टेंट आने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एक कांस्टेंट आता था 1/4πε0, वैसे यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज μ0/4π। क्लियर? सो ये कहलाएगा अपना बायोट सेवर्ट लॉ, dB इक्वल्स टू μ0/4π आइडियल sin थीटा अपॉन। कहां से आया? देखिए μ0/4π एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट होते हैं बच्चों, इनको ये नहीं बताया जा सकता कहां से आया है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट करके आते हैं। ठीक है ना? इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स कांस्टेंट आप बोल सकते हैं। ठीक ना? जैसे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता था, ऐसे यहाँ पे इसका नाम क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, सो दिस कांस्ट μ0/4π नोट कर लीजिए, फिर सब कुछ बताया जाएगा अभी कि क्या होती है वैल्यू, है ना? μ0/4π आइडियल sin थीटा अपॉन r²। अगर आप μ0/4π के मैग्नीट्यूड की बात करें तो नोट कर लें 10⁻⁻⁷। जैसे वहां 1/4πε0 जो था, वहां पे था 9 × 10⁹। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पे μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट हम थोड़ी देर में आपको बता देते हैं। क्लियर? सो ये बन गया फॉर्मूला वाला, dB इक्वल्स टू μ0/4π आइडियल sin थीटा अपॉन r²। कोई प्रॉब्लम? सो ये क्लियर है एकदम बच्चों? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें एकदम? चलिए, सबको क्लियर अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। चार चीजें याद रखिएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई, जितनी तगड़ी करंट होगी, जितनी तगड़ी करंट होगी उतना ज्यादा फील्ड होगा। dl, जितना लेंथ कंडक्टर बड़ा होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा। साइन थीटा, थीटा 90 के जितना करीब होगा फील्ड उतना ज्यादा होगा। अगर आप इसी करंट कंडक्टर के ऊपर
यदि फील्ड निकाल रहे हैं तो जीरो जीरो आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसलिए याद रखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि एक करंट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? आंसर कितना? 0। क्योंकि भाई करंट कंडक्टर के अंदर जो थीटा जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा? 0। यस कि नो? बिल्कुल भाई। अब जैसे ये थीटा देखो यहाँ कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बट आप कंडक्टर के ऊपर आ गए तो 0 हो गया, और इधर चले गए तो 90 हो गया। राइट ना? तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर कंडक्टर के अंदर की बात करेंगे तो फील्ड कितना हो जाएगा? 0। एंड लास्ट, जितनी डिस्टेंस दूर जाएंगे फील्ड उतना कम होता जाएगा। मतलब dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया बायोट सेवर्ट लॉ। डन। अब पढ़ते हैं बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है ना? अब हम बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने के पहले मैं आपको स्केलर फॉर्म लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपने डीबी क्या निकाला? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब एक काम करिए, आप तुरंत यहाँ पे लिख लीजिए बी। ये चीज लिखना मैं भूल गया। तो b इज इक्वल्स टू डी बी का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा? हम्म ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। ठीक ना? अब आप ज्यादा क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को कॉमन ले लें, क्योंकि भाई साहब ये कांस्टेंट है। अंदर की सारी चीजें वेरिएबल हो सकती हैं करंट को छोड़ करके, बट करंट तो डीएल के साथ चिपका रहेगा, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये बन गया आपका b की वैल्यू। अब इंटीग्रेट करके आप b निकाल सकते हैं। पहले आप db पे थे, अब आप किस पे आ चुके हैं? b पे आ चुके हैं। क्लियर है बच्चों? सो ये हो गया db इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डन। ओके ओके ओके। चलिए, अब हम वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे थे। अब वेक्टर फॉर्म थोड़ा स्पेशल है, समझिएगा। वेक्टर फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अगर हम आपको डायरेक्शन दिखाएं तो उससे आप क्या लॉजिक लगा पाएंगे? देखिएगा जरा। ये अभी हम डीबी की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर था, इसमें हमने थोड़ा सा एलिमेंट ले लिया, लेंथ एलिमेंट। यहाँ पे हमें फील्ड निकालनी थी जो कि इनवर्ट जाएगा, और इसके कारण जाएगा ये ये होगा आर वेक्टर। बोलिए यस कि नो? मैं कहूं, और ये करंट आई जा रही इससे, तो यदि मैं कहूं कि जो डीबी की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन बच्चों? डीबी की डायरेक्शन। जो डीबी की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, बिल्कुल अंदर की ओर। जैसे आपने अपने मोबाइल में उस पॉइंट पर पेन घुसा के मोबाइल फोड़ दो, है ना? तो जो डीबी की डायरेक्शन है, मैं कहूंगा डीबी की डायरेक्शन इक्वल्स टू डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, के प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर है। बताइए, इस बात से एग्री है आपकी नहीं है? क्योंकि भाई डीएल वेक्टर और आर वेक्टर तो हमारे प्लेन में है जिसपे हम काम कर रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये डीएल यहाँ बैठा है, ये आर यहाँ बैठा है, ये इसी अपने ही प्लेन के दोनों खिलाड़ी हैं। ये और नो? और क्योंकि इस एक्सेस में यहाँ डीएल जा रहा है और इस लाइन में कहीं आर जा रहा है, बट जो डीबी वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म तो मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं? ध्यान से देखिए, यदि मैं कहूं कि मुझे डीबी पे वेक्टर चढ़ाना है, तो मैं लिखूंगा dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट? और आपको मैं बता दूं कि dl के लिए वेक्टर नहीं होता है, जब उसके साथ आइडियल आई आ जाता है तब वो dl वेक्टर बनता है, राइट? तो तो मैं ये कहूं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू
आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप, ठीक है, आर कैप, आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप, इन अप आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यदि मैं ये कहूं अपॉन आर स्क्वायर, तो बताइए ये गलत है कि सही है? चलिए देखते हैं कितना सही है। आप लोगों ने तो कह दिया कि ये सही है। देखिए ये वाला क्या ये डीबी के तौर पे सही है? हमने अभी तक यहाँ पे डीबी में वेक्टर नहीं लगाया था, बस हमने डीबी में इधर पे वेक्टर लगाया है। जैसे ही हमने डीबी पे वेक्टर लगाया तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि लेफ्ट पार्ट में यदि हम वेक्टर दिखा रहे हैं तो राइट पार्ट में भी हमें वेक्टर दिखाना पड़ेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है। अब जो डीबी वेक्टर जा रहा है वो वेक्टर डीएल और वेक्टर आर के परपेंडिकुलर जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो मैं लिखूंगा आइडियल वेक्टर और वेक्टर आर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये दोनों के परपेंडिकुलर, इसका जो वेक्टर आएगा वो किसका सपोर्ट करेगा बेटा? डीबी का। करेगा कि नहीं करेगा? आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जो आएगा वो डीबी के अलोंग होगा कि नहीं होगा? डीबी के अलोंग होगा। और अपान में कितना? आर स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब आप कहेंगे सर साइन थीटा कहाँ गया? क्योंकि साइन थीटा जब आप ओपन करते हैं वेक्टर ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी में साइन थीटा तो ऑलरेडी इनबिल्ट हो जाता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हमने साइन थीटा एलिमिनेट कर दिया, बट ऐसा करने में हमने एक थोड़ी सी अपराध किया है, ज्यादती करी है। क्या ज्यादती करी है? देखिए इस डेरिवेशन में कहीं पे भी आर का टर्म नहीं है क्या ऊपर? बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी आर का मल्टीप्लाई किया है, किया कि नहीं किया है? तो हमें आर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे उसका इम्पैक्ट ना पड़े। यस और नो? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई? क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले में आर तो है नहीं, केवल नीचे आर है, ऊपर तो आर नहीं है। बट हमने डीबी का वेक्टर जनरेट करने के लिए यहाँ पे आर कैप का मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया? तो हमको यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि आर कैप इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। यस और नो? तो ये वाला जो पार्ट है ये आर कैप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सो इसलिए मैंने लिखा था डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्योंकि आर कैप से केवल डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिलेगी नहीं। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एक बार फिर से इन शॉर्ट डिस्कस कर देता हूँ। देखिए अभी आपने बनाया था डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, है ना, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था आपका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। क्लियर? यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये देखिए, ये जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हम मानते हैं इसका कंप्लीट करंट एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडियल वेक्टर के साथ में, राइट? और ये डिस्टेंस, ये वेक्टर अगर आर है, दिस इज अ कंप्लीट वेक्टर, वेक्टर आर, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी डीबी, क्लियर? तो डीबी किसके पैरेलल जाएगा? आइडियल क्रॉस आर के। जाएगा कि नहीं जाएगा? बट आइडियल क्रॉस आर के दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब ये आइडियल क्रॉस आर के पैरेलल होगा। ठीक है ना? जैसा कि हम कहते हैं कि ए और बी के परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है ए क्रॉस बी, राइट? तो देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहूँ, अगर मैंने डीबी में वेक्टर चढ़ाया तो मुझे यहाँ भी वेक्टर करना पड़ेगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो पहला वेक्टर तो मेरे साथ पास में क्या है? आइडियल। ये देखिए दूसरा वेक्टर मुझे ऐसा लेना है जो मेरे डेरिवेशन का मैग्नीट्यूड ना बदले। अगर मैं कंप्लीट आर वेक्टर ले लेता हूं तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, बट यदि मैं केवल आर कैप लेता हूं तो मेरा मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि आर कैप डायरेक्शन देगा
बट मैग्नीट्यूड 1 देगा। लास्ट ईयर पढ़ाया था, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता माय डियर, सो कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा अपॉन आर स्क्वायर। डन कि नॉट डन? सो ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसे और सजा के आप तरह तरह तरीकों से लिख सकते हैं। इसे आप डी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को बाहर लेकर के डीएल क्रॉस आर लिख दें, आर कैप, ये भी चलेगा, अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऑल यू नो कि वेक्टर आर कैप जो होता है दैट इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अगर आप इसको डीएल क्रॉस आर बनाएंगे तो नीचे एक और आर खुलेगा जिसकी वजह से ये आर क्यूब बन जाएगा। यस और नो? अगर आप इसको आर कैप की जगह वेक्टर आर अपॉन मॉड आर लिखेंगे तो दो आर तो ऑलरेडी थे, एक आर और आएगा और ये आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, राइट? सो एक बार फिर से मैं लिखता हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट, टी बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सबसे ज्यादा जो काम में आता है आईडीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा समझ में आ गया आपको? कहाँ गायब हो गया? साइन थीटा इसके अंदर इनबिल्ट है। क्यों इनबिल्ट है? बिकॉज ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऑलरेडी साइन थीटा खुल के आ जाएगा। डन। चलिए अब इसको वेक्टर फॉर्म से यदि आपको बी बनाना है, सो बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, so that is equals to integration of mu naught upon 4 pi idl cross r cap upon r square, right? अब यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लें, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बच गया, आई ब्रैकेट में dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज b। ओके, b वेक्टर। डन। सो ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको, थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं। बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये देखिए मैंने अभी आपको ये बताया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, राइट? आर कैप को यदि ओपन कर लेंगे तो वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, हाँ, म्यू नॉट की वैल्यू जो आप पूछ रहे थे नोट कर लीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स या वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। ये ओनली म्यू नॉट की वैल्यू है। ठीक है ना? हाँ, यदि आप म्यू नॉट की वैल्यू डालेंगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू 10⁻⁻7 बताई थी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डीवी हमने आपको बता दी कि डायरेक्शन ऑफ डीवी किसके अलोंग होगी, डीएल क्रॉस आर के, क्योंकि डायरेक्ट जो डीबी है वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्लियर? और डीवी की डायरेक्शन हमने किससे निकाली थी, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? अगर पॉइंट पी पर आप देखेंगे तो ये इनटू द प्लेन थी और पी डैश पर क्या थी, प्लेन के बाहर। अभी ये डायग्राम देखा था ना आपने इसकी पहले, कहाँ गया, यस ये देखिए, तो पॉइंट पी पर इनटू द प्लेन और पॉइंट पी डैश पर बाहर प्लेन के। ठीक है, तो यही बात की जा रही है इसमें। ठीक है ना? करंट एलिमेंट मैंने बताया था आइडियल, करंट एलिमेंट का क्या नाम दिया था अपन ने, आइडियल। ठीक है ना? करंट एलिमेंट जो होती है आईडीएल जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन लेते हैं हम, करंट की डायरेक्शन में। ओके, current element is a vector quantity whose magnitude is the vector product of current and length of a small element having the direction in the flow of current। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो आप करंट एलिमेंट लोगे डीएल लेंथ का,
सवाल है इसकी वेक्टर कौन सी होगी, तो करंट की डायरेक्शन में ही इसका वेक्टर जनरेट होगा। क्लियर? तो ये जो टोटल वेक्टर बनेगा दैट इज इक्वल्स टू आईडीएल। डन? कोई प्रॉब्लम? ये तो आपने देख ही लिया। अब अपने हाथ को देख लीजिए, अंगूठे को नीचे कर दीजिए, इस डायरेक्शन में अंगूठा लगा लीजिए। अब जैसे ही आप इस डायरेक्शन में अंगूठा लगाएंगे तो आपकी उंगलियां इस तरीके से रैप करेंगी, करेंगी कि नहीं करेंगी? तो ये देखिए इस तरीके से फील्ड जाएगा। ये आपने कई बार देख लिया, बार बार प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसकी। कोई दिक्कत? यस। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं, बाइट्स द वेट लॉ। ठीक ना? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? ठीक। देखिए बच्चों, एक चीज रह जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट। तो जो आप याद करते हैं, यूनिट ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसको हम डेवलप करा देते हैं। देखिए अभी आपने देखा डीबी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मैग्नीट्यूड तो आपको कभी भूलने वाला है नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ है ना? बट यूनिट भूल जाती है। तो बेटा याद रखो डीबी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस में नापी जाती है? टेस्ला। ना टेस्ला का नाम तो भूलने वाले हो ही नहीं, आजकल टेस्ला कार जो आ रही है, ठीक है ना? टेस्ला कॉइल बहुत नाम चल रहा है, ठीक है ना? यस। तो देखिए डीबी हो गया टेस्ला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो आपको यूनिट चाहिए ही है, ठीक है? इस पे हाथ मत लगाइए। आई को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पियर। डीएल क्या होता है बेटा? मीटर। और साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं क्योंकि साइन थीटा इज अ रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यस और नो? साइन थीटा की कोई यूनिट होती नहीं है। एंड आर स्क्वायर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो यहां से अगर आप म्यू नॉट पॉन 4 पाई को रोक लें तो टेस्ला ऊपर रहेगा, इधर पे क्या चला जाएगा? मीटर। और इधर पे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा एम्पियर। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट क्या बनी? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यदि आप इसको लिखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर कि नॉट क्लियर? नोट कर लें, ये आपकी यूनिट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। डन।